नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ डॉक्टर परमानंद भार्गव सर हैं और ये बहुत ही जयपुर के रिनॉल्ड मतलब नामी पुराने डॉक्टर में से एक है। जब हम लोग हमारी बैचलर मास्टर करके यहाँ जयपुर में 2006-8 में आए थे, 6-7 में यहाँ आए और प्रैक्टिस हम लोगों ने करना चालू किया, तब सर का नाम हम लोगों ने बड़ा सुना था और लकीली कुछ टाइम से सर से कनेक्ट होने का मौका मिला। इनको किसी पेशेंट ने यहाँ के लिए रेफ़र किया और वो सर यहाँ पे आए। सर ने कुछ सर्विसेज ली, थेरेपीज़ ली और सर मेरे हिसाब से लगभग 5-6 महीने से हम लोग उससे जुड़े हुए हैं इस वक्त अपने हमारे पेशेंट। तो आप इनसे बात करें, ये किस तरह से इन चीज़ों को कहना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी की वैल्यू क्या है। नमस्कार सर। सर आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर परमानंद भार्गव, 1958 मैंने मेडिकल कॉलेज एसएमएस ग्रेजुएट किया था। डॉक्टर उस समय फिजियोथेरेपी के बारे में कोई कुछ जानते नहीं था कि फिजियोथेरेपी क्या होती है। डॉक्टर पीके सेठी हमारे टीचर थे जिन्होंने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट शुरू किया था। 1958 में पास किया था, 61-62 में करीब। सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरे को फिजियोथेरेपी का ये हुआ कि मैं मेरे को नी जॉइंट में थोड़ी सी मूवमेंट में प्रॉब्लम हुई, तो डॉक्टर पीके सेठी के पास गया। उन्होंने अपने असिस्टेंट सुभाष कासरीवाल को कुछ एक्सरसाइज बताई, हमें एक्सरसाइज का नाम नहीं मालूम था। फिर बाद में पता लगा फिर छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसका नाम क्वाड्रिलेशिया पटेली नाम था, लेकिन एक छोटी सी एक्सरसाइज के लिए मतलब एक्सरसाइज बताई, उसका नाम क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज था। वो एक्सरसाइज करने के लिए मैं उस पीरियड में एट द एज ऑफ 68 और सो मैं 6 महीने तक फिजियोथेरेपी करने के गया, समझा फिजियोथेरेपी की वैल्यू क्या है। उस समय मैंने एक पेशेंट को देखा जो गिर गई थी और वो पैरेलल उस पर चल रही थी, चल नहीं पाती थी, उसको पैरेलल उस पर चलाया था, लेकिन 6 महीने में उसको उन्होंने अपने पैरों पे चला दिया था। ये पहला एक्सपीरियंस था मेरे को अपने जीवन में फिजियोथेरेपी का। उसके बाद मेरी वाइफ को स्पॉन्डिलोसिस हुआ, तो स्पॉन्डिलोसिस के लेके गए, उनको दिखाने के सुभाष कासरीवाल थे, उनको दिखाया तो उन्होंने बैक स्पेकुलर मसल्स को दबाया और एकदम बहुत सीवियर पेन हुआ। तो वो समझ में नहीं आया क्या है, तो स्पॉन्डिलोसिस को समझा उस समय कि स्पॉन्डिलोसिस क्या चीज़ होती है। उसके बाद जीवन में पता नहीं कितने पेशेंट देखे, जो नेक पेन के पेशेंट्स आए या जो हाथ में टिंगलिंग सेंसेशन के पेशेंट्स आए, इतने ही पेशेंट्स आए, उनको केवल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को डायग्नोस किया और रेगुलर फिजियोथेरेपी बताया। प्रैक्टिस में बहुत सारी दवाइयों की बात आती थी, मैं पेशेंट को बराबर का दवाई नहीं खाओ, एक्सरसाइज दे जिंदगी भर। खुद उनको पेशेंट को शोल्डर एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज समझाता था और कहता था कि जीवन भर जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगे, और फॉलो भी किया। सुमित मिश्रा जी से मेरी मुलाकात है, मेरे एक मित्र थे जिनको फ्रोजन शोल्डर हो गया था, उन्होंने मुझे बताया इनका नाम, और 3 दिन में इन्होंने शोल्डर को इनको इतना रिलीफ मिला कि 3 दिन में ये ठीक हो गए। तो मैंने इनको टेलीफोन किया तो हम आपको जानते हैं। मैंने कैसे जानते हो, तो बताया भाई आपको पसंद जानते हैं। उसके बाद मेरे को अपनी प्रॉब्लम आई तो मैं इनके पास आया और मेरे को इनकी अप्रोच इतनी पसंद आई कि मैं रेगुलर बराबर आता रहा। मेरे को अपने पैरों में थोड़ी वीकनेस शुरू हुई, अभी भी वीकनेस चल रही है, लेकिन अभी मैं इनके पास आया, मैं थोड़ा सा निराश हो रहा हूँ, लेकिन इन्होंने आज भी मुझे एश्योरेंस किया कि डॉक्टर साहब कुछ नहीं है, एज इज़ नो फैक्टर, आपको थोड़ी वीकनेस ज़रूर है, आइए मेरे पास आइए, रेगुलरली आपको एक्यूप्रेशर वगैरह इस तरह की थेरेपी देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो फिजियोथेरेपी की इंपॉर्टेंस तो मेरे को बहुत सालों से मालूम है, जो दवाइयाँ नहीं काम करती, जो फिजियोथेरेपी काम करती है। तो मैं तो सुमित मिश्रा को बहुत आशीर्वाद देता हूँ। ये इनका सेंटर बड़ा अच्छा है, इनका सेंटर बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ इनका सेंटर फले फूले और ये बहुत अच्छा काम करें। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है इनकी समझाने का तरीका और बहुत बढ़िया लगा मुझे। तो मैं तो इनको आशीर्वाद देता हूँ इस उम्र पे आके कि मेरे को इस उम्र पे आके एक ऐसा सज्जन मिले जो मेरे को इस तरीके से ट्रीट करने और मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। आपकी सर मैं जानना चाहूँगा यहाँ पर जैसे इस वक्त मेन परेशानी क्या है, क्या आपको, जैसे आपकी एज क्या है सर पहले तो बताएं। मेरी एज 90 पूरे कर ली, मैंने नवंबर में 90 साल पूरे कर लिए। वेरी गुड। तो मेन प्रॉब्लम जहाँ तक है सर की एज रिलेटेड ही चल रही है, उसकी वजह से सर स्ट्रेस्ड हैं और मेरे हिसाब से इन्होंने पिछले 3-4 महीने में इसमें काफ़ी काम भी किया है और उससे इनको कुछ सुधार भी आए हैं, लेकिन समटाइम यूटीआई ये भी इनको प्रेजेंट चल रहा है। तो यूटीआई की वजह से हेलुसिनेशन रहते हैं थोड़े से और थोड़ा सा आदमी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाता है अपने आप को, और वो प्रॉब्लम में अभी सर थोड़े से चल रहे हैं। पर मैं सर से यहाँ पे आज जो चर्चा कर रहे हैं उसका पर्पज़ ये है कि अच्छी फिजियोथेरेपी क्या हो सकती है और उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, एक नॉर्मल एज के लिए भी या बढ़ती हुई एज के लिए भी वो किस तरह से काम करती है।
तो सर आप इसमें क्या विचार रखेंगे कि फिजियोथेरेपी में क्वालिटी का क्या महत्व है और आप उसको यहाँ पर किस तरह से देख पाए केयर को? मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि फिजियोथेरेपी क्या चीज़ होती है, इसको पेशेंट को या जो बीमार है उसको समझाना और उसकी ये समझ में आ जाना कि हाँ ये 2 दिन में बीमारी ठीक नहीं होगी, लंबे असर करेगी, मुझे जीवन पर्यंत ये करना पड़ेगा, अपनी मांसपेशियों को किस तरीके से मजबूत करना है। तो अंदर से खुद जब ये आएगा तो कुछ कर सकता है, दवाइयाँ नहीं काम कर सकती फिजियोथेरेपी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंस है। और आजकल तो जैसे इन्फेक्टिव डिजीज देखते हैं, इन्फेक्टिव डिजीज का में ट्रॉमिक डिजीज ज़्यादा होती हैं और ट्रॉमिक डिजीज में फिजियोथेरेपी के अलावा आंसर नहीं है। तो सुमित मिश्रा को देखा पहले दिन देखा, इतना सॉफ्ट मतलब पेशेंट को समझाना, वो अपने आप समझे, ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से वो समझता है, समझ के खुद अपनाता है उसको, सबसे बड़ी बात ये इसमें आती है। इससे पहले दोस्तों इससे पहले डॉक्टर अशोक पनगड़े सर थे जो मेरे मेंटर और टीचर रहे हुए हैं। उनके साथ मैंने 10 साल से ज़्यादा का अनुभव लिया है और उसी तरह से आज जो डॉक्टर परमानंद भार्गव सामने बैठे हुए, मुझसे डायरेक्ट न जुड़े हुए भी, इनके जो आदर्श थे या जो तरीके थे काम करने के, जिस पॉलिसीज़ पे इन्होंने काम किया है, वो मेरे हिसाब से जयपुर में सब लोग जानते हैं, विख्यात है, जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने मरीजों की मदद करी। तो इन लोगों से मैंने ये सीखा, पनगड़े सर हो गए, ये परमानंद भार्गव सर हो गए, डॉक्टर साहब, कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। और जो ये बार बार बोल रहे हैं, सॉफ्ट स्पोकन है, नॉलेजेबल हैं या चीज़ों को समझते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं या मेहनत करते हैं, वो सब वर्ड्स का श्रेय कहीं ना कहीं मेरे से जुड़े हुए या न जुड़े हुए, जैसे कि डॉक्टर साहब हैं, और जुड़े हुए जो काफ़ी लोग रहे हुए हैं, उनकी वजह से ही हम लोगों तक आ पाया है। और इनके जैसे प्रैक्टिशनर्स का बड़ा योगदान रहा है अब तक। लेकिन अब कमी की बात यह है कि आजकल इस तरह के डॉक्टर्स, इस तरह के लोग नहीं हैं जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, और आजकल थोड़ी सी प्रैक्टिस चेंज हो रही है। पर सर ये फिर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिन्स के इक्वल या उनसे बेटर अगर आप अपना हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो उन पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपन लोग फिजियोथेरेपी से या अपन लोग हॉलिस्टिक अप्रोच से, सर का बड़ा विश्वास है हॉलिस्टिक्स पे, सर का बड़ा विश्वास है स्पिरिचुअल थेरेपीज़ पे। ये खुद भी मंत्र करते हैं, खुद भी मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से, योगा ये अच्छा करते हैं, पूजा पाठ, सुबह उठना टाइम से और नहाना, ये सब इनके नियम बड़े अच्छे हैं जो आजकल की पीढ़ी को समझने चाहिए। तो आप एक बार अपन छोटी सी बात इसके बारे में भी करेंगे कि सर के नियम क्या रहे, किस तरह से इन्होंने प्रैक्टिस करी, और उसको ये आज हम लोगों में किस रूप में देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों की मदद उस इनके बताए हुए आधारों पर, इनके बताए संस्कारों को हम आगे ले जा पा रहे हैं या नहीं ले जा पा रहे हैं। आप सर से बात करें आगे। प्रैक्टिस की बात की, हम लोग जिस जमाने में प्रैक्टिस शुरू की थी उस समय इन्वेस्टिगेशंस तो होते नहीं थे, क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था, और हमने बहुत सालों तक केवल ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करा के ही पेशेंट्स को ट्रीट किया। ना तो उनके पास पैसा था और न इस तरीके की नॉलेज थी, केवल पेशेंट से बात करके उसको समझाना। तो मेरी प्रैक्टिस मोमेंट्स में ज़्यादा रही, तो वहाँ जिस तरीके से तो थोड़े दिनों बाद ये पता लगा कि साहब जो आप दवाई दोगे उससे फ़ायदा होगा। तो दवाई जितना काम नहीं करती थी जितना उनका ये विश्वास हुआ कि हाँ डॉक्टर साहब मेरे को ठीक कहेंगे, लेकिन बात करने का प्रभाव होता था कि बात किस तरीके से कर रहे हैं, पेशेंट से बात करना, पल्स देखना, टेम्परेचर देखना, उसका ये सब देखना। तो बात करने से मेरे प्रैक्टिस में छोटे छोटे बच्चे आते थे, तो मैं बच्चे को अपने टेबल पर बैठा देता था और माँ से कहता दूर बैठ जा। वो डरती थी, मैंने कहा नहीं गिरेगा, देख ले, तो गिरा दिया। एक पेशेंट आया, बच्चा आया, उसको अंदर ले के वो उसका छोटा सा ऑपरेशन किया और माँ को बोल दिया बाहर रोना नहीं, आना नहीं। दूसरे दिन बच्चा अपने आप चला गया ड्रेसिंग करने के लिए। तो इतना कॉन्फिडेंस बच्चों पे। फैमिली डॉक्टर का कंसेप्शन की फैमिली के सारे मेंबर्स को ये पता होना चाहिए मेरे डॉक्टर हैं, दैट वाज द फैमिली कंसेप्शन उस समय। अब बिल्कुल खराब हो गया, अब तो बिल्कुल एकदम एक दीवार सी बन गई है। डॉक्टर फीस दो, तो हमारे यहाँ कोई कंसल्टेशन फीस उस जमाने होती नहीं थी, डायरेक्ट जो पैसे देते थे वो डायरेक्ट उसके पास नहीं है, तो उससे कहते भाई नहीं है तेरे पास, तू कल आ जाना, चिंता मत कर, तू ठीक तो हो। तो वो एक बहुत बड़ा विश्वास होता था पेशेंट में ठीक होने में। दूसरे दिन आता है मैं ठीक हूँ, तब उसका अगर पैसे होते तो देता। हम गरीबों में प्रैक्टिस की, मुसलमानों में इतने सालों तक 55 सालों से एरिया में प्रैक्टिस की, लेकिन उसका श्रेय मिला कि आज भी मिलता है कि साहब हमको अनाथ छोड़ के चले गए, आप कहाँ चले गए, वापस से आ जाओ। सर्कमस्टेंसेस से प्रैक्टिस को छोड़ा ही इसके हिसाब से भी और वैसे भी। तो प्रैक्टिस उस जमाने में बिल्कुल एक फैमिली फिजिशियन की जब प्रैक्टिस हो तो बिल्कुल अब नजर नहीं आता कोई भी, सब बिल्कुल दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं, कोई देखता नहीं है, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। फिर भी सर आजकल जो चल रहा है प्रैक्टिस, उसमें आप कह रहे हैं भावनात्मक अटैचमेंट लोगों का कम हो रहा है प्रोफेशनल्स का पेशेंटों से, ये थोड़ा सा आप ही शायद कहना चाह रहे हैं।
तो आप उसको यहाँ पे किस तरह से देखते हैं? हम लोगों के यहाँ के क्लिनिक पे, सेंटर पे आप आए और आज हम लोग सामने बैठे हुए हैं और आपने कुछ पेशेंट भेजे भी जो आपके परिचित रहे, जो नीडफुल लोग रहे, ज़रूरतमंद रहे, जिनको आपको लगा कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो आपने उनसे रिव्यू लिए होंगे, आपके पास फीडबैक आए होंगे, तो आपको क्या लगा कि वो लोग जो कह रहे हैं या आप जो देख रहे हैं वो किस तरह से देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? मैंने जैसे इसमें विशा जी से मेरा परिचय हुआ, उसके बाद 2-3 पेशेंट्स मैंने भेजे और मेरे को फीडबैक मिला। पर्टिकुलरली एक पेशेंट को याद आ रहा है कि चक्कर का पेशेंट था, तो उसको बहुत दिनों से चक्कर आ रहे थे, तो मुझे पता लगा कि सुमित मिश्रा चक्करों का भी इलाज करते हैं फिजियोथेरेपी में। तो पहले तो समझ में नहीं आया कि चक्करों का फिजियोथेरेपी पे कैसे इलाज करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि इसलिए करते हैं, तो उसको भेजा और भेजने के बाद वो ठीक हुआ। तो उसका विश्वास डॉक्टर साहब पे हुआ, मेरा भी विश्वास हुआ कि हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब की, अभी जैसे मैं आज आया हूँ, मैं थोड़ी हिम्मत हार रहा था, लेकिन जब हिम्मत बताई कि नहीं आप आइए, हम आपको करेंगे, तो हिम्मत, अंदर की हिम्मत आती है, तो उससे बहुत जो दवाई काम नहीं करती वो अपने अंदर की हिम्मत काम करती है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लगभग वीडियो अपने अंतिम पड़ाव पर है और रियली सर के अंदर कहीं ना कहीं मैं मेरे सीनियर्स का अक्स देखता हूँ। ये बड़े मतलब हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस तरह ये लोग आज भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं और हम लोग इनके बताए तरीक़ों पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ कि इन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में कोई पेशेंट का बुरा नहीं चाहा है अपने मन से, और अच्छा करने की कोशिश करिए। और शायद ये चीज़ हम लोग भी लोगों की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि ऐसा कुछ भी हम लोगों से गलत नहीं हुआ है। हम लोग गलत करने की कोशिश नहीं करते, पेशेंट को समझने की कोशिश करते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। ट्रीटमेंट किसी भी तरह से नुकसान नहीं करता है फिजियोथेरेपी का। सर शायद इस बात पे मुहर लगा सकते हैं कि फिजियोथेरेपी काम करती है। और सर से एक बार बात करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी बीच में एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि किस तरीके से प्रैक्टिस में एक दुआओं का बड़ा असर होता है कि पेशेंट जब ठीक होके आता है, जो दुआएं देके जाता है, वो शायद कोई पैसे नहीं उससे लगते, वो पैसे वो एक अमानत है, एक जो है धरोहर है। जिस तरह की दुआएं मिलती हैं वो जिंदगी भर दुआएं काम करती हैं। ये हमारी अपनी प्रैक्टिस का अनुभव है। सर ने इससे पहले बताया चक्रों के बारे में, तो आप लोगों को जान के अच्छा लगेगा कि मेरे चक्रों के सबसे पहले पेशेंट में से एक डॉक्टर पांजड़े सर ही थे। और पांजड़े सर ट्रीटमेंट के लिए मेरे से जुड़े थे और मैंने किसी जगह ट्रेनिंग लिया था, तो सर को पता था कि, और हम लोगों ने जब सर को चक्कर से वो एक बार सही हुए तो उन्होंने काफ़ी पेशेंट हमारे पास सर ने भेजे और मेरे पास सर का भी काफ़ी ट्रीटमेंट और काफ़ी मतलब अपन लोग कह सकते हैं ग्लोब के नामी लोगों का ट्रीटमेंट चक्करों के लिए हम लोगों ने क्लिनिक पे किया। चक्कर ही नहीं, काफ़ी बीमारियों का हम लोग आसानी से इलाज कर पाए। सिर्फ उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यही थी, लोगों का विश्वास जो लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारा सही समझ। हम क्योंकि कहीं ना कहीं शायद सर इस बात पे फिर से मोहर लगा पाएंगे कि बीमारियों का इलाज कहीं ना कहीं शरीर में, मन में, खुद में छुपा होता है। तो सर आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। मन और शरीर जुड़ा हुआ है बराबर एकदम। तो मन हमारा जितना मजबूत रहेगा उतना वाइब्रेशंस हमारे मन के उस पर्टिकुलर पार्ट पे पहुंचेंगे और उसका ये बैकग्राउंड बनाएंगे। फिजियोथेरेपी बड़ा बैकग्राउंड बनाते हैं कि भाई तुमको पहले दिन, अगर जैसे मुझे याद आया इस समय, डॉक्टर पीके सेठी ने एक यहाँ पे बेस्ट बुक कंपनी थी, बेस्ट बुक कंपनी की मिस्टर आर.के. गुप्ता थे, उनकी वाइफ को फ्रोजन शोल्डर हुआ। तो पहले दिन डॉक्टर पीके सेठी ने कहा तुमको 9 महीने ठीक, शोल्डर पेन हुआ, शोल्डर पेन के लिए पहले दिन डॉक्टर पीके सेठी ने बोला तुमको 9 महीने लगेंगे ठीक होने में। तो मेरे को बुलाया तो कह रहे तो पेशेंट, उन्होंने इतना पेशेंट के दिमाग में कॉन्फिडेंस बैठ गया कि 2 दिन में ठीक नहीं होगा। तो पहले दिन से जब उसका तो अगर 9 महीने नहीं करेगा, कम से कम 6 महीने तो एक्सरसाइज करेगा और वो एक्सरसाइज का रिजल्ट बहुत देर से आता है एक्सरसाइज, तब उसको समझ में आता है कि फायदा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पेशेंट को क्लियरली बता देना और उसको बताया कि यह है, वरना इस उम्मीद से जाते हैं कि आज दवाई दिए कल ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही फिजियोथेरेपी की बात होती है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी धीरे धीरे फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है और सुमित मिश्रा जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। शहर में बहुत हर जगह कोने कोने पे फिजियोथेरेपी, बिकॉज ऑफ इस तरह की जो बीमारियां हो रही हैं। सबसे ज़्यादा इस स्पॉन्डिलोसिस की बात करें तो बिकॉज ऑफ दी वर्किंग स्टाइल, झुक के आदमी काम करता रहा है, स्कूटर पे चलता है, 5-5, 6-6 मील स्कूटर पे चलता है, सीधा गर्दन लगता है, गर्दन को 1 मिनट है। फिजियोथेरेपी के बाद एक चीज जो सीखी, शरीर के हर जोड़ को एक दिन में अवश्य चलना चाहिए, वरना जोड़ जड़ बन जाएगा। दैट इज द मैसेज ऑफ फिजियोथेरेपी। तो सारी पैथी के पीछे ये वाली बात भी शायद सर पूरी तरह से कह पाए, मैं अभी से कहलवाऊंगा अगर ये कहना चाहेंगे तो,
कि सारी पैथीज, सारी साइंस के पीछे कहीं ना कहीं आदमी की विल पावर भी होती है। तो दोस्तों, आपकी विल पावर को मजबूत रखिए, मन को मजबूत रखिए। और सर इस पे क्या कह सकते हैं, क्या सभी बीमारियों का इलाज, वही वाली बात मैं दोबारा सर से पूछ रहा हूँ, सर भटक गए थे, हमारे शरीर में छुपा हुआ है? क्या हम लोग काफ़ी हद तक बीमारियों को सही कर सकते हैं? क्या हम लोग टाइम पर उन चीज़ों को सॉल्व करके बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में असाध्य बीमारियां बहुत आती जा रही हैं, और असाध्य बीमारियों के लिए भी फिजियोथेरेपी और मेडिकल साइंस में चैलेंजेस हैं। और वो चैलेंजेस में बड़ा हम लोग देख रहे हैं कि बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि पेशेंट ऐसी फेज में आता है कि जब उसका इलाज का ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो सर इस पर क्या कहेंगे कि क्या फिजियोथेरेपी या कोई भी इलाज जल्दी लेने से हम लोग उसको बीमारी को क्योर कर सकते हैं बेटर? और दूसरा, क्या बीमारी का इलाज शरीर में ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा अच्छा छुपा रहता है, आदमी की हिम्मत में ज़्यादा होता है, या सामने वाले पर्सन यानी कि डॉक्टर पे ही डिपेंड करता है? सर दोनों सवालों को अलग अलग करते हैं। तो क्या कहेंगे सर आप, असाध्य बीमारियों में या जो भी बीमारियां चल रही हैं उनमें अगर अपन टाइम से आ जाएं तो कैसा रहेगा, या थोड़ा सा अपने को लेट होकर के आना चाहिए? नहीं सर, असाध्य बीमारियों का जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शरीर जैसे जैसे बढ़ता है तो शरीर में धीरे धीरे विकार डेवलप होते हैं, तो बीमारियां असाध्य हो जाती हैं। लेकिन उनको भी अगर हमें सॉल्व करना है तो दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, कहीं ना कहीं अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा, विल पावर को मजबूत करने का। और फिजियोथेरेपी जिस तरीके से, और वो समझ के कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हें छोटी सी जैसे जब बात करते हैं तो एक कोई करने में टाइम लगेगा, तो वो समझना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं समझेंगे तो वो नहीं ठीक होगा और फिर भटक जाएंगे। तो हमें भटकना नहीं है, एक चीज़ को अच्छे से समझ के इसको बराबर करने के लिए। बहुत बढ़िया। सर से बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी हिम्मत लगी। और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन सर का भी मन नहीं था, मेरा भी नहीं था, लेकिन टॉपिक ऐसा निकल करके आया। सर का कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शंस और उस पर बातें चल रही थी हमारी, और मुझे सर से बड़ी नॉलेज देखने को मिली है। हमेशा जब ये अपना इलाज लेने के लिए आए हैं, अपने इलाज से ज़्यादा इन्होंने हम लोगों को नया अनुभव दिया है। तो इनके साथ रहना, इन जैसे लोगों के साथ जुड़ना, जिन्होंने मोर देन 60 ईयर 60 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस इन्होंने करी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम लोगों को बड़ा बेनिफिट देके जाती है। और बहुत हिम्मत हमें मिलती है कि 90-92 साल तक ही इज स्टिल डूइंग प्रैक्टिस। तो 90-92 साल तक, 92 ईयर की एज तक हम लोग प्रैक्टिस कर पाएँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं सब चीज़ों के लिए आगे बढ़ने के लिए, इतने समय, इतने लंबे आगे प्लान के लिए? तो इस पर भी एक बार सर से बात करते हुए विदा लेते हैं। सर ये आपको विदा करेंगे प्लीज़। आपसे बात, सुमित जी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं तैयार नहीं था कि सर इंटरव्यू, लेकिन मैंने क्या बोला, कैसे बोला मुझे पता नहीं है, लेकिन सुमित जी ने जो बोला तो मैंने अपने जीवन का अनुभव बनाया, शायद आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं बाद में। बाय बाय। ठीक है, नमस्कार सर। चलिए।